नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है फिर से आपके अपने चैनल बाल विकास अनूप पर। और आज टॉपिक है, आज हम पॉलिटिकल साइंस को शुरू कर रहे हैं। और आज पॉलिटिकल साइंस में आप जानते हो क्लास 12 के दो भाग बनाए गए हैं, खंड ए और खंड बे। आज हम खंड बे से पहला पाठ है भारतीय संविधान या भारतीय संविधान की विशेषताएं। चलिए करते हैं स्टार्ट। भारतीय संविधान। भारतीय संविधान विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि प्रत्येक देश में कानून व्यवस्था के संचालन के लिए और वहां के प्रशासनिक कार्यों के संचालन के लिए एक संविधान की व्यवस्था की जाती है। संविधान के माध्यम से ही उस देश की सभी सरकारें, वहां का प्रशासन और वहां की कानून व्यवस्था का संचालन किया जाता है। उसी तरीके से भारत के संविधान का निर्माण भी किया गया। आज भारत में चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य की गवर्नमेंट हो या फिर अन्य जिला प्रशासन अथवा अन्य ग्रामीण प्रशासन हो, सभी प्रकार के प्रशासनिक कार्य संविधान के माध्यम से ही किए जाते हैं। देखिए भारतीय संविधान, तो संविधान का निर्माण किस तरीके से हुआ था? संविधान का निर्माण करने वाली संस्था थी, उसे बोला गया है संविधान सभा। संविधान सभा, संविधान सभा इस संस्था के माध्यम से ही संविधान का निर्माण शुरू हुआ था। इस सभा के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी समितियां भी बनाई गई थी और प्रत्येक समिति के लिए अलग अलग प्रकार से कार्यों का विभाजन किया गया था। विद्यार्थियों, आपको बता दूं मैं कि अपने इस टॉपिक को अधिक विस्तार से नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे बुक में इस टॉपिक को बिल्कुल भी दिया नहीं गया है। हमारे बुक में आप देख सकते हैं कि लेसन 1 है, वो शुरू होता है भारतीय संविधान की विशेषताओं से। तो इसलिए इस टॉपिक पर अपना टाइम वेस्ट करेंगे तो फायदा नहीं। हमें भारतीय संविधान की विशेषताओं को पढ़ना है विस्तार से, लेकिन कुछ तो हमें नॉलेज होना चाहिए, इसलिए थोड़ा बहुत आपको टॉपिक करवा रहा हूं। संविधान सभा कब बनी? 6 दिसंबर 1946 को, और इस कार्य है वो एंड होता है 24 जनवरी 1950 को। मतलब ये संस्था 24 जनवरी 1950 को एक बार समाप्त कर दी गई। इस संस्था का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? अस्थायी अध्यक्ष कौन था? आप जानते हैं कि प्रत्येक संस्था को चलाने के लिए एक अध्यक्ष की व्यवस्था की जाती है। तो यहां पर बात कर रहा हूं अस्थायी, मतलब ये अध्यक्ष क्या है? स्थायी नहीं है। जब आप जानते हैं कि जब आप देखते हैं कि विधानसभा का पहली बैठक होती है, तो उस समय अस्थायी रूप से विधानसभा अध्यक्ष बनाया जाता है। उसी प्रकार से जब संविधान सभा बनी थी तो एक बार के लिए अस्थायी अध्यक्ष यहां भी बनाया गया था। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और बाद में करें बात स्थायी अध्यक्ष की, वो कौन थे? वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो विद्यार्थियों से मेरा एक सवाल है कि भारत में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बाद में किस पद पर आसीन हुए थे, या बाद में कौन से पद के ऊपर आए थे, ये कौन से पद पर शोभित हुए थे? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी शिक्षा मंत्री। आप में कमेंट में बताइए कि ये बाद में कौन से पद पर आसीन हुए थे? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री या मुख्यमंत्री? इसके अंदर एक प्रारूप समिति भी बनाई गई थी। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इस संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? निर्माण में समय कितना लगा? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। संविधान को बनने में समय लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो ये थी छोटी सी जानकारी संविधान सभा के बारे में।
चलिए बढ़ते हैं आगे। संविधान की मैं कराऊं विशेषताएं, उससे पहले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का एक वाक्य आता है, वो आपको मैं बता दूं कि यह संविधान लचीला तो है, परंतु इसके साथ साथ शांति काल और युद्ध काल में ये देश का शासन संचालन करने में समर्थ व योग्य है। चलिए करते हैं शुरू संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान की विशेषताएं। नंबर 1, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। देखिए इसका नाम क्या है कि यहां की जनता है उसी के अंदर अंतिम रूप से सारी शक्तियां दी गई कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है, प्रस्तावना में कहा गया है, क्या कहा गया है कि हम भारत के लोग संविधान को अधिनियमित, आत्मर्पित और अंकित करते हैं। इस बात का अर्थ क्या बनता है कि संविधान है जनता द्वारा निर्मित है, स्वीकृत है और इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं है, प्रकार का दबाव नहीं है। मतलब यह है कि भारतीय जनता ने खुद नहीं इस संविधान को स्वीकार किया है। भारतीय जनता पर कभी भी सरकार ने दबाव नहीं डाला कि संविधान को स्वीकार करें, बल्कि खुद भारतीय जनता चाहती है कि हम भारत के संविधान की पालना करें, क्योंकि इस संविधान में सभी लोगों के अधिकारों की रक्षा की बात कही गई है। नंबर 2, आप साथ में इसको नोट करते रहिए। प्रस्तावना। नंबर 2, प्रस्तावना। संविधान के अंदर प्रस्तावना की व्यवस्था भी की गई है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहा गया है। संविधान की आत्मा भी कहा गया है। इसमें है क्या? इसमें संविधान के लक्ष्यों और उद्देश्यों की बात की गई है। संविधान के लक्ष्यों वे उद्देश्यों की बात कही गई है। उद्देश्यों की बात कही गई है। इसका मीनिंग ये बनता है कि संविधान के अंदर जो इसकी प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना में जो बात कही गई है वो क्या है? ये प्रस्तावना आपको बता दूं मैं, आपको आपकी राजस्थान बोर्ड की प्रत्येक पुस्तक के अग्रिम भाग में अथवा लास्ट पेज पर भारतीय प्रस्तावना मिल जाएगी। वहां से आप भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ सकते हैं। इसमें क्या बोला गया है? इसमें बताया गया है कि संविधान का निर्माण किन लक्ष्यों को ध्यान में रखकर किया गया था और किन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संविधान की रचना की गई थी। इसके अलावा हम देखते हैं एक विद्वान है के एम मुंशी। के एम मुंशी कहते हैं कि ये क्या है? राजनीतिक कुंडली है। राजनीतिक कुंडली की उपाधि प्रदान की है। राजनीतिक कुंडली की उपाधि प्रदान की है। किसको? संविधान की प्रस्तावना को। कि के एम मुंशी ने संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली की उपाधि भी प्रदान की है। तो यहां देखते हैं के एम मुंशी क्या मानते हैं कि प्रस्तावना क्या है? राजनीतिक कुंडली है। मतलब सभी प्रकार की भारत में जो राजनीतिक घटनाएं होती है उन कुंडली है वो प्रस्तावना के द्वारा हमें ध्यान पड़ती है। नंबर 3 पॉइंट है विश्व का सबसे विशाल संविधान।
विश्व का सबसे विशाल संविधान, विश्व का सबसे विशाल संविधान, सबसे विशाल संविधान। भारतीय समाज देखें भाई, संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 12 अनुसूचियां और 5 परिशिष्ट की व्यवस्था की गई है, की व्यवस्था की गई है मूल संविधान में, मूल संविधान में। 2016 तक इस संविधान में 101 संविधान संशोधन हो चुके थे। 2016 तक संविधान में 101 संविधान संशोधन हो चुके थे, संविधान संशोधन हो चुके थे। देखिए, आप मन में बात आ रही कि संविधान संशोधन का अर्थ क्या होता है, कि संविधान जब निर्माण हुआ था तो इसमें कुछ व्यवस्थाएं ऐसी की गई थी कि आने वाले समय में ध्यान था कि समय चेंज होगा, बदलाव आएगा, इसलिए संविधान के अंदर कुछ बदलाव करने होंगे। उन चेंजिंग के लिए, उन बदलावों के लिए संविधान में संशोधन की व्यवस्था की गई थी। इसके तहत क्या होता है कि संसद के द्वारा संविधान में संशोधन का प्रस्ताव लाया जाता है, और प्रस्ताव जब पारित हो जाए तो उस अनुच्छेद के अंदर अथवा उस कानून के अंदर या तो कुछ भाग जोड़ दिया जाएगा, या उसमें कुछ बदलाव कर दिया जाएगा, अथवा उस कानून में पूरी तरीके से चेंज कर दिया जाता है। इसे संविधान संशोधन कहते हैं। और अंतिम बात तो हुआ था देखो, आपकी बुक के हिसाब से बता रहा हूं, कहीं आप कहोगे कि हमें गलत करा रहे हैं। 12वीं क्लास के विद्यार्थियों को बता दूं मैं, आपकी किताब के अनुसार क्या है, 2016 तक का आंकड़ा दिया हुआ है कि 2016 तक संविधान में 101 संविधान संशोधन हो चुके थे। और अंतिम जो हम बात करें 101 संशोधन कौन सा था, वो था जीएसटी वाला, जीएसटी वाला संशोधन। जीएसटी मीन्स गुड्स सर्विस टैक्स, और ये 2 टाइप का होता है, जानते ही हैं, CGST और SGST, सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी। हाँ, इसे नोट कर लीजिए जल्दी। नंबर 4 की बात करते हैं। संविधान की विशेषता नंबर 4, लिखित व निर्मित। हम इस पर पहले भी बात कर चुके हैं कि भारतीय संविधान का निर्माण है वो पूर्णतया लिखित है, अर्थात इसके अंदर कोई बात ऐसी नहीं है जो बिना लिखी हुई हो। और आप जानते हैं संविधान के निर्माण में लगभग 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था, और इसका पूरी तरीके से निर्माण भी किया गया। मतलब इस संविधान की एक एक बात है वो लिखित और अंकित की गई है। ऐसा नहीं है कि कोई बात ऐसे ही जोड़ दी गई हो, तो पूरी तरीके से बात को इसमें लिखा गया है। नेक्स्ट, ये 4 पॉइंट आप हो चुके हैं। नंबर 5, मूल अधिकार व कर्तव्य। मूल अधिकार व कर्तव्य। भारतीय संविधान भारत के मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। 7 मौलिक अधिकार थे। 7 मौलिक अधिकार थे। नंबर 1, समानता का अधिकार। नंबर 2, स्वतंत्रता का अधिकार। नंबर 3, शोषण के विरुद्ध अधिकार। नंबर 4,
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, और सातवां है संवैधानिक संशोधन का अधिकार। तो भारत के मूल संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई थी। आप इन 7 मौलिक अधिकारों को एक बार नोट कर लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। 44वें संविधान संशोधन द्वारा, कौन सा? 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। विद्यार्थियों, आप मैं जानकर दे दूं कि अभी अपने आज इस दिन इस मौलिक अधिकार के बारे में अधिक विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे। इसके पीछे कारण ये नहीं है कि वीडियो लंबी हो जाएगी, कारण ये है कि आपका जो लेसन नंबर 2 है उसका नाम क्या है? मौलिक अधिकार व कर्तव्य। उस दिन हम क्या करेंगे? स्पेशल अपने इन्हीं 7 पॉइंट्स पर ही वीडियो बनाएंगे। उस दिन विस्तार से यहां पर चर्चा कर लेंगे। चलिए बढ़ते आगे इसमें। देखिए, संविधान संशोधन 2002 2009 में इसको पारित किया गया और 1 अप्रैल 2010 से शिक्षा का अधिकार लागू हुआ। शिक्षा का अधिकार लागू हुआ। अब आपसे पूछ ले कि शिक्षा का अधिकार है वो कौन से अनुच्छेद में जोड़ा गया है? ये जोड़ा गया है अनुच्छेद 21A में। 21A में शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया है। अब बात करें इस अधिकार में है क्या? इसमें है 6 से 14 वर्ष तक, 6 से 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा। 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को सरकार की ओर से बिल्कुल निःशुल्क और अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान की जाएगी और प्रत्येक सरकार कर्तव्य भी है। इसके अलावा बात करें मौलिक कर्तव्यों के बारे में, तो भारतीय संविधान में 11 मूल कर्तव्यों के बारे में उल्लेख किया गया। तो अधिकार कितने हैं वर्तमान में? 6 हैं, 1 घट गया था। और कर्तव्य कितने हैं? 6 दूनी 12, एकम बोले हम भी 11 कर्तव्य है, 6 मौलिक अधिकार है। जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट नंबर 6, नंबर 6 है संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था। तो भारतीय संविधान में जब बात आई सरकार को चलाने की, तो भारत को उनके सामने 2 ऑप्शन थे, संसदीय प्रणाली या अध्यक्षीय प्रणाली। आप जानते हैं कि शासन प्रणाली वर्तमान में 2 ही प्रकार की है, संसदीय या अध्यक्षीय। तो भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारत के लिए संसदीय प्रणाली को चुना। इसके कारण क्या है? क्योंकि भारतीय संविधान के निर्माता लोग अंतिम रूप से जनता को ही शक्ति सौंपना चाहते थे। अगर अध्यक्षीय प्रणाली होती तो सरकार के हाथ में ही सभी प्रकार की शक्ति आ जाती। इसलिए क्या होगा? इसलिए होगा कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने क्या किया? संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया। आप जानते हैं कि संसद के अंदर कौन कौन शामिल होता है? 3 होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इनके बारे में अपने चर्चा करेंगे आगे, जब इनके लिए स्पेशल पार्ट आएंगे, राष्ट्रपति वाला, लोकसभा वाला,
राज्यसभा वाला। तो भारतीय संविधान ने क्या किया, संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया ताकि जनता के हाथ में अंतिम रूप से सरकार का संचालन रहे। नंबर 7, वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार, वयस्क मीन्स क्या होता है, जिसकी एज कितनी है 18 प्लस, 18 या 18 प्लस। ध्यान रखना भाई, भारत के मौलिक संविधान में मतदान करने की आयु 21 वर्ष तय की गई थी। बाद में संविधान संशोधन के द्वारा यह आयु घटाकर कितनी कर दी, 18 वर्ष। 18 वर्ष। तो वर्तमान में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के लड़के लड़कियां सरकार चुनने के लिए, चाहे वो सरकार लोकल गवर्नमेंट हो, केंद्र में हो या राज्य में हो, तो 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के लड़के और लड़कियां अपनी सरकार का चुनाव करने में अपना मतदान कर सकते हैं। इसे बोला गया है वयस्क मताधिकार, मतलब 18 प्लस वालों द्वारा मत का अधिकार, मत प्लस अधिकार, वोट करने का अधिकार, अर्थात सरकार का चुनाव करने में ये अपने वोट का उपयोग करेंगे। हाँ, नंबर 9, नीति निर्देशक तत्व। देखिए आप पदों में अनुच्छेद 36 से 51 तक इनका उल्लेख किया गया है। इसमें है क्या, इसमें है क्या, देख इसमें क्या, आप जानते हैं जहां मौलिक अधिकार है वो तो हमें प्रदान किए गए हैं, परंतु ये तत्व है, ये क्या है, ये आने वाले टाइम में सरकार के लिए पथ प्रदर्शक का काम करते हैं। ये क्या है, सरकार के लिए पथ प्रदर्शक का कार्य करते हैं। ऐसे भविष्य के लिए योजनाएं, संविधान निर्माताओं ने कुछ योजनाएं ऐसी भी बनाई थी जिनको उस समय तत्कालीन समय में लागू नहीं किया गया। उन व्यवस्थाओं को इन तत्वों में शामिल कर दिया गया ताकि आने वाले समय में सरकारें चाहे तो इन योजनाओं को अथवा इन कानूनों को लागू कर सकती है। इन्हें नाम कर दिया गया नीति निर्देशक नाम दिया गया। और ये सरकार के लिए एक मार्गदर्शक, ये गाइड की भूमिका निभाते हैं। आपसे नोट कर लेते हैं। बात करें नंबर 9 की, नंबर 9 समाजवादी राज्य। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी राज्य शब्द जोड़ा गया है, अर्थात भारत को समाजवादी राज्य माना गया है। इसमें पूर्ण एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे समाज के कल्याण अथवा भलाई की बात इसमें सोची जाती है। यह था समाजवादी राज्य। नंबर 10 पंथ निरपेक्ष राज्य। आप जानते हैं कि भारत का विभाजन जब हुआ था तो धार्मिक आधार पर हुआ था, जहां पाकिस्तान ने इस्लाम धर्म को अपना आधार मानकर अपने देश का निर्माण किया था, परंतु भारत ने उस समय भी पंथ निरपेक्ष को अपनाया, अर्थात भारत का कोई भी अपना राष्ट्रीय धर्म नहीं है, अर्थात भारत में किसी भी एक धर्म को विशेष रूप से महत्व नहीं दिया गया, विशेष किसी धर्म को महत्व नहीं, किसी भी धर्म को महत्व नहीं, सभी धर्मों को संरक्षण, सभी धर्मों को संरक्षण व अधिकार, अर्थात भारत में किसी भी धर्म के लोग हैं वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, या अपने धर्म के जागरण हो गए, पाठ हो गए, आयोजन हो गए, कर सकते हैं, परंतु अपने धार्मिक आयोजन में वो किसी अन्य धर्म की अगर बुराई करते हैं, ये भारतीय संविधान में बैन या नहीं किया गया है। इसमें बोला गया है कि भारतीय संविधान में बोला गया है कि आप किसी अन्य धर्म की आलोचना नहीं कर सकते।
आप अपने धर्म की प्रशंसा कर सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं, परंतु इसके अंदर आप किसी अन्य धर्म की बुराई भी नहीं कर सकते हैं। आई होप आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। अभी ये टॉपिक पूरा नहीं हुआ है, इसके आपके 20 पॉइंट हैं, आज हमने 10 पॉइंट ही किए हैं, क्योंकि अगर 20 पॉइंट बनाएंगे तो ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो आज ये अपनी पॉलिटिकल साइंस की पहली वीडियो थी, आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर अब तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से आपसे सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।